नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। जब भी किसी देश के अंदर जाति के नाम पर कैंपसेस में आंदोलन खड़े हो जाते हैं तो देश की स्थिति के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। पहले भी कभी हुआ है। छात्रों ने ही जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनके नेतृत्व में ही सरकार पलट गई थी और सरकार पहली बार कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई थी। अभी हाल ही में ऐसा लगता है कि इसी किस्म की कोई चिंगारी दिखाई दे रही है। छात्रों को, नवयुवकों को जाति के नाम पर कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी के अंदर भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या ये किस तरीके से मंडल का रूप लेगी, जहां पर अग्रिम जातियों के यानी कि अपर कास्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी और वीपी सिंह सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। अभी यूजीसी ने जो कुछ किया है उसके कारण लगता है कि भारत के कैंपस, भारत की यूनिवर्सिटी, भारत के नौजवान फिर जाति की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। आंदोलन अभी छोटा सा शुरू हुआ है, आगे क्या होगा इसके ऊपर हम करते हैं आज की प्रभुवाणी। मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूँ वह तस्वीर किसी दूर दराज कस्बे की नहीं है, ये राजधानी दिल्ली के दिल की है। जनवरी की ठंडी सुबह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के दफ्तर के बाहर बैरिकेड्स लगा रखे हैं। क्यों लगाए हैं? पुलिस की कतारें और नारों से गूंजती सड़कें, यूजीसी भेदभाव बंद करो, मेरिट बचाओ, स्वर्ण के भी नागरिक हैं यानी कि अपर कास्ट भी नागरिक हैं, ये सिर्फ नारे नहीं थे, एक बेचैनी की आवाज़ थी। एक ऐसी आशंका जो कागजों में लिखे नियमों से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 ने भारत के विश्वविद्यालयों को एक बार फिर से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो बहुत खतरनाक है, जहां शिक्षा कम और जाति ज़्यादा दिखाई दे रही है। यह विरोध अचानक नहीं फूटा, यह उस चिंगारी का नतीजा है जो लापरवाही, जल्दबाजी और खराब रणनीति से और राजनीति से पैदा हुई है। सरकार और यूजीसी की नीयत पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन असली सवाल नीयत का नहीं है, तरीके का है, मॉडल का है, कैसे किया है उसका है। भारत में आज लगभग 1100 विश्वविद्यालय, करीब 45,000 कॉलेज और 4 करोड़ से अधिक छात्र इन उच्च शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। एक ऐसा फैसला जो इन सबको प्रभावित करता है, अगर बिना संतुलन और संवाद के लिया जाए तो उसका असर सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहता, बाकी क्षेत्रों में भी फैल जाता है, वह समाज की नसों में उतर जाता है। ये सच है कि विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव कोई कल्पना नहीं है, यह भी सच है इसकी कीमत कई नौजवानों ने अपनी जान देकर चुकाई है। एग्जाम्पल, रोहित वेमुला का नाम आज भी इस तीस की तरह चुभता है। 26 साल का शोधार्थी रिसर्चर जिसकी फेलोशिप रोकी गई थी, ऐसा चार्ज लगाया, हॉस्टल से निकाला गया, ये भी चार्ज लगाया, अंततः इस व्यवस्था से हार गया, आत्महत्या कर ली। उसकी चिट्ठी किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। फिर एक कांड हुआ 2019 में, पायल तड़वी, एक आदिवासी मेडिकल छात्रा जिसने जाति सूचक गालियां, अपमान, बहिष्कार सहा और अंततः टूट गई, ऐसा आरोप लगाया। ये मौतें महज आंकड़े नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, चेतावनियां थी। कैंपस में जातिगत भेदभाव पर कोई भी चर्चा रोहित वेमुला की परछाई से बाहर नहीं निकल सकती। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 26 साल का ये पीएचडी स्कॉलर 17 जनवरी 2016 को अपनी जान दे देता है। मैंने जैसे कहा, उसकी फेलोशिप वापस ले ली गई थी, उससे से निकाल दिया था, उसके साथ 4 और दलित छात्रों को भी सजा दी गई थी। तेलंगाना में एक आंदोलन बन गया। उसका अपराध बस इतना था जो उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने कैंपस में आयोजित कार्यक्रम का विरोध किया था जिसमें उस समय के केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय बीजेपी के शामिल थे। रोहित की सुसाइड नोट में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन पूरे सिस्टम पर आरोप था। उसे लिखा कि उसका जन्म ही एक घातक दुर्घटना है और ये कि शिक्षा की दुनिया में जाति का बोझ इंसान को भीतर से कुचल देता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, वामपंथी लोगों ने भी किए,
विश्वविद्यालयों में बेचैनी फैल गई और भारत के तथाकथित एलीट कैंपसों को उस सच्चाई से सामना करना पड़ा जिसे वे बरसों से नज़रअंदाज करते आए थे कि कास्ट की प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के अंदर। 2024 में तेलंगाना पुलिस की एक क्लोजर रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया कि रोहित अनुसूचित जाति का था ही नहीं बल्कि ओबीसी वडेरा समुदाय से था। तो क्या ये राजनीति हो रही है कास्ट के नाम पर? लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने इस नश को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना साफ था, भेदभाव कागजों से तय नहीं होता, वह जिंदगी अनुभव से तय होता है जो वेम्बलर के सामने आया था। वो तो इतिहास है। अब 3 साल बाद फिर झटका लगा। जैसे मैंने कहा, पायल तड़वी मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BVIL नायर अस्पताल की 26 साल की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा का किस्सा भी आया 3 साल के बाद। पायल भील अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती थी। पहली बार किसी समुदाय से कॉलेज के अंदर पहले भी आए, ये भी एक लड़की वहाँ पर आई, नीचे से उतर के ऊपर कॉलेज तक पहुँच गई। उनकी औकात पर तंज कसे गए, ये भी उसका कहना था। तुम लोग तो आदिवासी हो, तुम्हारा काम सफाई करना है, जैसे शब्द बोले गए। उनकी नीट रैंक का मजाक उड़ाया गया। ये चार्ज उसने लोगों पर लगाया और जानबूझकर उसकी क्लिनिकल ड्यूटी में रुकावट डाली गई। ये एक तरह से चार्ज लगाया। लेकिन पायल की मौत ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ दी। ये भ्रम की ऊंची प्रोफेशनल डिग्रियां मेडिकल कॉलेजों तथाकथित मेरिट की दुनिया में पहुंचते ही जाति खत्म हो जाती है, ये नहीं होता, वहाँ बढ़ती है। उसमें कितना सचता पायल की बात में वो दूसरी बात है, पर जाति प्रथा अभी भी यूनिवर्सिटी में है। सच्चाई यही है कि जाति वहाँ भी मौजूद रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। एक घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि 2012 के UGC नियम नाकाम रहे, कास्ट सिस्टम को तोड़ नहीं पाए, प्रताड़ना जो हो रही थी उसको नहीं खत्म कर पाए। पिछले साल जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने UGC को फटकारा और कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाने में बार बार निर्देशों के बावजूद UGC फेल हो गई है, कुछ काम नहीं किया है। अदालत ने UGC को जातिगत भेदभाव शिकायतों पर डेटा इकट्ठे करने और 6 महीने के भीतर डायरेक्शन देने के लिए भी आदेश दिया। अदालत के दबाव में नए नियम तो जरूर बने, उनका उद्देश्य भी नेक था, दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचित छात्रों को सुरक्षा देना। लेकिन यही कहानी भटकने लगती है। अभी 2026 के नियमों में जो इक्विटी कमेटी बनाई गई उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, महिलाएं और दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। सरकार ने कमेटी बना दी, UGC नोटिफाई कर दिया, इन सबको रख लिया। परंतु वहाँ जब बनाने लगे, जानबूझ किया या वैसे हुआ, लेकिन एक वर्ग पूरी तरह से गायब है। सामान्य तथाकथित अपर वर्ग, यहीं से असंतुलन पैदा होता है। अगर इक्विटी है, सबके बराबर होनी चाहिए, तो एक वर्ग को बाहर क्यों रखा गया? कि शिकायतें उनके खिलाफ ही आएंगी। कोई भी व्यवस्था जो शिकायतों का डटपारा करे, अगर वह सभी समाजी वर्गों को साथ नहीं बिठाती तो उस पर भरोसा कैसे बनेगा? क्यों अपर कास्ट को रखा गया बाहर, इसका कोई जवाब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि भेदभाव होता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या न्याय की प्रक्रिया खुद निष्पक्ष दिखती है जब नियम संकेत दे कि कुछ लोग केवल शिकायतकर्ता होंगे और कुछ केवल आरोपी, तो डर पैदा होता है। क्यों रखा गया किसी आदमी? और डर राजनीति का सबसे आसान ईंधन होता है। आज UGC के बाहर जो भीड़ दिख रही है, चाहे वो अपर कास्ट सेना हो या करनी सेना हो या खुद को पीड़ित बता रही है क्योंकि हमें बाहर कर दिया गया, हमारे खिलाफ शिकायतें आएंगी। उनका कहना है कि नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है, झूठी शिकायतों से बचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है और इक्विटी स्क्वाड जो बनेगा, प्रावधान कैंपस को निगरानी क्षेत्र में बदल देंगे, यानी कि ये लोग इकट्ठे होकर के अपर कास्ट के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। हो सकता है इन आशंकाओं में अतिशयोक्ति हो, लेकिन नीति बनाते समय आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करना भी एक तरह की गलती है। राजनीतिक तौर पर यह कदम और भी खतरनाक साबित हो सकता है अगर एक जाति के लोगों को आप बाहर रखते हैं सिस्टम से। देखिए, रूलिंग पार्टी, वहाँ भी समस्या पैदा हो गई। उसी की UGC ने किया। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इस्तीफे, अफसरों का सड़कों पर उतरना और सार्वजनिक समर्थन, ये सब संकेत हैं कि मामला सिर्फ छात्र राजनीति का नहीं रह गया है। जहाँ तक कि संघ से जुड़ा छात्र संगठन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी स्पष्टीकरण और संतुलन की बात कर रहा है। शिक्षा मंत्री जो विद्यार्थी परिषद से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भरोसा दिला रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं होगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भरोसा कानून की भाषा से पैदा होता है, बयानों से नहीं। ये पूरा माहौल डरावनी तरह से 1990 की याद दिलाता है। आपको याद है 1990 में क्या हुआ था? जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो नियत सामाजिक न्याय की थी वीपी सिंह की, लेकिन राजनीति ने आग लगा दी। ऊंची जातियों के छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, आत्मदाह हुए। गोस्वामी लड़का देशबंधु का था, उसने अपने आप को जलाया, देश हिल गया और अंततः वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई। मंडल लागू हुआ, लेकिन समाज की कीमत पर। आज भी वही भाषा दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। अधिकार छीने जा रहे हैं, मैरी मारी जा रही है, पहचान पर हमला हो रहा है। आज का भारत शायद 1990 जैसा नहीं है, बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन जाति की आग अब भी वही है जो प्रदर्शनों से दिखाई देती है, अभी धीमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और हॉस्टलों तक फैल सकती है। 4 करोड़ छात्रों की दुनिया में अगर ये संदेश चला गया कि शिक्षा से ज़्यादा पहचान जाति की अहम है, तो यह सिर्फ एक नीति की सफलता नहीं होगी, एक पीढ़ी की हार होगी, नौजवान की हार होगी। अगर सरकार और यूजीसी ने समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया, अगर प्रतिनिधित्व को संतुलित नहीं किया गया, अगर दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा नहीं जोड़ी गई, तो ये विरोध और बढ़ेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी उसी स्टेज पर नहीं पहुँचा है जिससे खतरा पैदा हो। और जब तक ये कहना मुश्किल होगा यह सिर्फ शिक्षा नीति का विवाद है, तब यह एक सामाजिक टकराव होगा अगर नहीं रुका। ठीक वैसे ही जैसे मंडल के दौरान में हुआ था। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर यूजीसी को इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिस्ट करने की सहमति जता दी। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर सुन रहा है दोबारा से, यानी कि उसको भी लगता है कि न कहीं गलती हुई है। यहाँ पिटिशनर जो हैं उन्होंने दावा किया कि नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को वैध बनाती है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि बाकी जातियों के लोग अपर जातियों के ऊपर कुछ ना कुछ जाति कर सकते हैं, और सामान्य वर्ग को सुरक्षा से बाहर रखती है, जिससे जाति न्यूट्रल प्रावधान की मांग की गई है कि हर किस्म के लोग उसमें होती है। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत टिप्पणी भी की उन्होंने, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे दोषों को ठीक किया जाए, हम इसे लिस्ट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर देखेंगे ये इक्विटी स्क्वाड जो बनने हैं वो ठीक है क्या नहीं है। अभी तो विरोध प्रदर्शन उस स्तर के आसपास भी नहीं है। अभी तक पूरे देश में कोई हिंसा नहीं फैली है और कैंपस बड़े पैमाने पर बंद नहीं हुए हैं। कोई लोग खुद को आग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी संभलने का टाइम है। लेकिन शुरुआती चुनाव के संकेत जाने पहचाने हैं। अस्तित्व के लिए खतरे वाली बातें, जाति की पहचान को मजबूत करना, नीति को सताने के रूप में पेश करना, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। अगर यूजीसी के नियम बिना बदलाव के रह गए, बातचीत के बजाय इनकार से बचाव किया गया, तो एक नए तरीके से जातीय आंदोलन का केंद्र बन सकते हैं। इस बार खुद यूनिवर्सिटी के अंदर बनेंगे। ये विडंबना बहुत दर्दनाक हो सकती है। एक नीति जो कैंपस पर जाति की जागरूकता कम करने के लिए बनी थी, उसे और बढ़ा सकती है, उसको आग लगा सकती है, उसकी चिंगारियां बढ़ा सकती है। छात्र एक दूसरे को साथी की तरह कम और कैटेगरी के प्रतिनिधि की ज़्यादा देखेंगे। संरक्षित, आरोपी, विशेषाधिकार प्राप्त या पीड़ित, मतलब छात्रों में जाति से बंटवारा हो जाएगा। एक बार ये मानसिक बदलाव हो गया
तो कितनी भी कमेटियां ये हेल्पलाइन ट्रस्ट को वापस नहीं ला सकती। अच्छी सामाजिक नीति 3 चीज़ों की मांग करती है: नैतिक स्पष्टता, कानूनी सटीकता और राजनीतिक संवेदनशीलता। 2026 यूजीसी के नियम में पहली चीज़ है, लेकिन बाकी दोनों गायब हैं। सेंसिटिविटी नहीं है, कानून से तरीके से अच्छा कानून नहीं है। इक्विटी कमेटी जो बनाई हैं, इक्विटी कमेटियों से ऊपरी जाति के प्रतिनिधित्व को बाहर करके दुरुपयोग रोकने की मजबूत उपाय न बनाकर और शंकालु लोगों को साथ न लेकर जल्दबाजी में लागू करके यूजीसी और सरकार ने एक ज़रूरी सुधार को खुद की बनाई हुई संकट में बदल दिया है। अगर इस मौके को सावधानी से नहीं संभाला गया, फिर से ड्राफ्ट करके ज़्यादा प्रतिनिधित्व देकर पारदर्शी जांच से तो यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर के विरोध को याद नहीं किया जाएगा एक खूबसूरत गुस्से के रूप में, बल्कि ऐसे टकराव के रूप में जो मंडल की याद दिलाता है। भारत पहले भी उस रास्ते से गुजर चुका है और अब तक समझ लेना चाहिए कि जाति की राजनीति एक बार सड़क पर आ गई तो शायद ही कभी कंट्रोल में चलती है, तो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सरकार को इससे निपटना होगा। यूजीसी ने जो गलती की है उसको सुधारना अभी जल्दी ज़रूरी है। उसके ऊपर और कमेटी के ऊपर कमेटी नहीं बैठानी चाहिए। हमारे कैंपसेस को जातीय संघर्ष से बचाने की ज़रूरत अभी है। उसको दोबारा मंडल का रूप नहीं लेना चाहिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करें किसी और विषय पर। धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक बार याद दिला दूं, आप मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं सब देखने की पढ़ने की कोशिश करूँगा और बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।